चल बैठ जाए। क्यों रहा है? तोड़ू तेरा तोड़ू चैनल है डॉक्टर उजाला गुप्ता एंड टुडे जो मेरे आज का चले जाना है यार क्यों निकाला मेरा फोन? ये देख यूट्यूब चैनल है होप यू ऑल आर गुड टुडे। दिस इज डॉक्टर उजाला गुप्ता और जैसे कि मैंने अपना पिछली वीडियो में बताया था कि आई विल गोना शेयर ऑल माय स्केड्यूल जो मैंने अपनी स्टडी के लिए फॉलो किया था एफएमजी एग्जाम के लिए, और उसके साथ साथ मैंने कहाँ से कौन सी एलआरआर देखी थी वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी इस वीडियो में। और टू बी वेरी फ्रैंक, अगर कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है, मेरे पास डाउट आए थे कि दीदी इतना टाइम है तो ये क्या मोर देन इनफ है कि हमारे दिसंबर वाले एग्जाम के लिए देर आर ओनली 4 मंथ्स को, तो ये पूरा हो पाएंगे या नहीं? तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मतलब जो आपके 4 मंथ है, अगर आप अपना एक स्केड्यूल बनाते हो उसको फॉलो करते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक चीज़ बनाई और आपका वो फॉलो अप नहीं हो पा रहा है तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। नहीं, ये सबके साथ होता है। बहुत बार लोग चेंज करते हैं अपना स्केड्यूल क्योंकि बीच में कोई ना कोई काम आ ही जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैं जॉर्जिया में थी, तो बहुत बार मेरा जो स्केड्यूल था मुझे वो चेंज करना पड़ा था। तो मैं जब यहाँ पे आई तब मैंने अपना एक स्केड्यूल बनाया था एंड विद इन 1.5 और 2 मंथ मैंने अपना जो भी मेरे 19 सब्जेक्ट थे एक बार मैंने वो पढ़ लिए थे सारे, और उसके बाद फिर मैंने उनको एक रिवीजन भी दे दी थी, प्लस उनके एलआरआर भी देख लिए थे। तो कैसे मैंने वो 2 महीने में किया, मेरा क्या स्केड्यूल था और कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज, कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे बड़े सब्जेक्ट है उसमें से एक चंक आ जाता है, मतलब यू नो जैसे कि हमारा ऑप्शन गायनी हो गया या फिर मेडिसिन हो गया, तो उसमें सीधे उठ के क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आ ही जाते, तो उसको तो हमको ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हाउ आई प्लान माई मुझे कैसे पढ़ना है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। क्या आएगा फिर बस भाई बस, अब मुझसे नहीं होता। मेरा भाई थोड़ा इरिटेटिंग है, तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के बीच में आकर उसने बहुत बड़ा पाप किया है। इसका बदला मैं आपकी तरफ से उससे ज़रूर लूँगी। जो मेरा स्केड्यूल था राइट नाउ आई एम गोना शेयर इट। जैसे कि पिछली बार वीडियो में मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखाई थी, वैसे मैं इस बार भी मेरा स्केड्यूल आपको इस लिस्ट में दिखाऊंगी। तो गाइस 15 मार्च को मैं यहाँ पे आई थी, और उसके बाद फिर मैंने अपना एक स्केड्यूल बनाया था जो कि मैंने 18 मार्च से बनाया था, जो कि मुझे अच्छे से फॉलो आउट करना था, और उसकी वजह से मैं अपना मतलब एक बार सारे सब्जेक्ट को गो थ्रू कर पाई। मतलब 2 महीने के अंदर मैंने मोस्टली सारे ही सब्जेक्ट अपने ख़त्म कर लिए थे एक बार देखकर और उनके एलआरआर वॉच करके। तो ये मेरा पूरा स्केड्यूल था। सो फ्रॉम 18 मार्च मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ना शुरू किया था मॉर्निंग टाइम में फ्रॉम 8 to 1, और उसके बाद फिर मैं जो भी लेक्चर पढ़ रही होती थी रिकॉर्डेड लेक्चर देखती थी, और जो भी लेक्चर मैं पढ़ रही हूँ उसके बाद उसका रिवीजन करती थी फ्रॉम 3 to 5, और उसके बाद फिर से एक ब्रेक लेके एक छोटा सब्जेक्ट लिया था मैंने डर्माटोलॉजी, जो कि सिर्फ 2 दिन का लेक्चर था सेरिबेलम में, मैंने सेरिबेलम से पढ़ा था, तो उसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखती थी। और उसके बाद फिर उसके 2 दिन बाद जो मेरा 20 मार्च को मैंने डर्माटोलॉजी जो लेक्चर देखे थे उनको रिवाइज़ किया, और उसके बाद 21 को मैंने उसको एलआरआर भी देख ली। तो मतलब एक सब्जेक्ट तो मेरा छोटा ऐसा हो गया था जो कि मेरे मार्क्स इंक्रीज़ करता है। मतलब स्कोरिंग तो होता है ऑब्वियसली, सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं, बट दीज आर जो हमारे स्मॉल सब्जेक्ट होते हैं ना वो हमारे मार्क्स इंक्रीज़ करवाते हैं। तो वो वहाँ पे मैंने उसके एलआरआर देख ली थी। तो मैं सारे जहाँ से भी मैंने एलआरआर देखा, मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से सारे एलआरआर देखे जो कि मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मेरे को अभी बार बार मैं ये चीज़ रिपीट मतलब अगर करूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि मैंने एक ही प्लेटफॉर्म से सारे एलआरआर देखे, और एक एलआरआर मतलब जो है ना मैंने 2 से 3 बार देखने की कोशिश करी है ताकि मेरे दिमाग में वो चीज़ आ जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे आने के बाद मेरे पास सिर्फ 3 मंथ थे, और 3 मंथ में मेरे को करना ही करना था कैसे भी। तो मार्च अप्रैल मई, क्योंकि जून में था ना हमारा, जून को तो मैं काउंट ही नहीं करती। और कोई भी अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो प्लीज़ लास्ट मंथ को आप काउंट ही नहीं करो, वो तो आपको सिर्फ ऐसे जाने वाला है ना कि मतलब टेंशन और हेक्टिक हो जाता है बहुत सारा, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस भी करो। लास्ट मंथ तो इज़ लाइक
आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं, मैंडेटरी है। तो सिर्फ 3 मंथ अगर मार्च से आप काउंट करोगे फ्रॉम 18th ऑफ मार्च टिल जून जो था मेरा, उसमें मेरे को सिर्फ ऐसा था कि मुझको 3 मंथ के अंदर अपना सारा सिलेबस ख़त्म करना है, और जो मेरा लास्ट का टाइम बचता है, लास्ट मंथ बचता है, उसमें सिर्फ मुझको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और नीट पीजी के जो 5 ईयर क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं। ओके, तो ये बात हम बाद में करेंगे। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, पैथोलॉजी मैंने 3 दिन किया था। और अगर आप एक बार पैथोलॉजी स्टार्टिंग में कर लेते हो ना, तो आपको बहुत सारे मेडिसिन के डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो सेम टाइम मैंने 8 to 1 मैंने पैथोलॉजी करी, और उसके बाद पैथोलॉजी थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, मैं इसको मीडियम बोलूँगी, ठीक है। तो एक मीडियम काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सिर्फ पैथोलॉजी के ना लेक्चर्स जो थे वो आराम से अपने आप को टाइम देकर, उसको समझकर, स्लो स्पीड पर रखकर सारी चीज़ें समझी थी फ्रॉम 8 to 1। फिर बीच में ब्रेक लेके सेम टाइम पे 3 to 5 मैंने उनके लेक्चर वॉच करे, ठीक है। और उसके बाद फिर फ्रॉम 7 to 10 मैंने फिर से जो मेरा फार्मा पढ़ी थी उसको रिवाइज़ करना शुरू करा, ठीक है। तो मैंने कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं छोड़ा था कि ठीक है मैं बाद में करूँगी इसकी रिवीजन, पहले सारे सब्जेक्ट खत्म कर लेती हूँ उसके बाद रिवीजन करूँगी। नो, मैंने साइमल्टेनियसली उन सब्जेक्ट की रिवीजन करना शुरू करा, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर एंड टाइम पे रखूँगी तो भाई वो एंड टाइम कभी भी नहीं आता। तो सेम टाइम पे मैंने उन 3 दिन में शाम के टाइम फ्रॉम 7 to 10, जब थक जाता है ना पूरी बॉडी, जब थक जाती है तो अब आपको कोई नया सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करता है ऐसा, तो सेम टाइम कोई बड़ा सब्जेक्ट हम नहीं ले सकते थे 7 to 10। तो मैंने यही सोचा कि बेस्ट ये है कि इन 3 घंटों के अंदर जो मैंने पहले पढ़ा है फार्माकोलॉजी उसको रिवाइज कर दूँ, ओके। उसके बाद फ्रॉम 25 to 26 जो थी 26 ऑफ मार्च मैंने 2 छोटे सब्जेक्ट लिए, दैट इज़ ऑर्थो एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी, बिकॉज इस बार जो एनेस्थीसिया के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, लाइक फार्माकोलॉजी से भी रिलेटेड आए थे कुछ क्वेश्चंस, तो टोटल 9 to 10 क्वेश्चंस वर देयर इन एनेस्थीसिया। तो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन गया था वहाँ पे हमारे एग्ज़ाम में। और ऑर्थो भी बहुत छोटा एग्ज़ाम वो सब्जेक्ट है जो कि मैंने अब्बास सर से किया था फ्रॉम मैरो। तो मैंने 8 to 1 में ऑर्थो करती थी, उनके सिर्फ 6 वीडियो हैं, तो 8 to 1 में 2 वीडियो उनके देखे थे। और उसके बाद फिर एनेस्थीसिया मतलब 2 दिन में मैम ने पढ़ाया था फ्रॉम सेरिबेलम, तो वो मैंने एक ही दिन में रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी देख लेते, और दूसरे दिन मैंने उनको मतलब गो थ्रू कर लिया था एक बार। तो मैंने ऐसे सब्जेक्ट को टाइम दिया था। उसके बाद फिर सेम मैंने 25 और 26 को पैथोलॉजी की जो रिवीजन थी वो करना शुरू करी, प्लस उसका LRR किया। उसके बाद फिर फ्रॉम 27, 28, 29, 30 मैंने एक बड़ा सब्जेक्ट लिया। बड़ा सब्जेक्ट नहीं, ये भी पैथोलॉजी की तरह एक मीडियम सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी, तो इसको 4 दिन तो चाहिए ही चाहिए था। तो माइक्रोबायोलॉजी मैंने सेरिबेलम से किया था, उनके भी 4 दिन के लेक्चर थे, और वो मोर देन इनफ थे मेरे लिए, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था मैम ने। तो 5 डेज़ के लेक्चर थे उनके माइक्रोबायोलॉजी के। तो उसके साथ साथ मैंने शाम के टाइम FMT, जो कि हमारा फॉरेंसिक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग भी हो जाता है एग्जाम के टाइम, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आए थे फॉरेंसिक के। तो मैंने सेम टाइम पे फॉरेंसिक करना शुरू किया, 2 दिन में फॉरेंसिक ख़त्म किया, जो उसके लेक्चर्स थे वो देखकर, प्लस रेडियोलॉजी जैनाबोरा मैम ने पढ़ाया था सेरिबेलम में, वो भी उनके 2 दिन के लेक्चर थे और वो भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ाया। तो शाम के टाइम मैंने वो भी देख ली थी, क्योंकि उनकी वीडियो ना ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मैक्सिमम 3-3.5 घंटे की वीडियो होती है, तो उसमें ख़त्म हो जाता है। और वही टाइम पीरियड था फ्रॉम 7 to 10 वाला, ठीक है। तो सेम टाइम पे वो ये भी किया। और उसके बाद 31 को जो भी सब्जेक्ट थे जो मैंने रेडियो के पढ़े थे और FMT पढ़े थे, और ये जो 2 सब्जेक्ट थे उनके LRR देखे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। LRR मस्ट वॉच होते हैं, मतलब जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, स्पेशली FMG जैसे एग्ज़ाम के लिए या नीट PG जैसे एग्ज़ाम के लिए, तो हमको LRR तो मतलब देख कर ही जाओ। बहुत ज़्यादा लास्ट मिनट रिविजन जो होती है वो लिटरली बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद फ्रॉम 1st 2 अप्रैल को मैंने रिवीजन करी, जो मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी। सेम टाइम पे रिवीजन, जैसे कि मैंने पहले बोला, सेम टाइम पे रिवीजन करती गई मैं, तो यहाँ पे रिवीजन करी माइक्रोबायोलॉजी की, प्लस ऑर्थो के LRR देखी, और एनेस्थीसिया की भी LRR एक बार गो थ्रू कर ली। तो जो भी, क्योंकि LRR एनेस्थीसिया और ऑर्थो की इतनी बड़ी नहीं होती, एनेस्थीसिया की तो मतलब लिटरली अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने कहाँ से LRR देखी, तो मैंने पारस जामवाल सर की LRR देखी थी, जो कि एनेस्थीसिया में सिर्फ 2 या 2.5 घंटे की थी बस। और उसको एक बार देख लिया, मतलब एक बार आपने वहाँ से लेक्चर पढ़ लिया, उसके बाद फिर आपने उसकी रिवीजन कर लो, और उसके बाद फिर एनेस्थीसिया के LRR देख, दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रॉम 3, 4, 5, 6
मतलब ऑप्शन गायनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बिग सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इस बार भी 29-30 क्वेश्चन आए थे ऑप्शन गायनी से। एंड आई एक्सपेक्ट दैट अगली बार मेरे ख्याल से और आ सकते हैं, ज़्यादा वेटेज है इस सब्जेक्ट की। तो मैंने इस पर फुल फोकस दिया था फ्रॉम 8 o'clock to 1 o'clock और उसके बाद 3 to 5 मैंने लेक्चर देखे डॉक्टर साक्षी अरोड़ा मैम के फ्रॉम मैरो। और उसके बाद शाम के टाइम मैंने फिजियोलॉजी पढ़ा है। फिजियोलॉजी जो है मैंने सिर्फ एक ही सोर्स से पढ़ा फ्रॉम मैरो। और उसके बाद फिर मैंने फिजियोलॉजी छोटा सब्जेक्ट है बट हाँ मैंने इसको टाइम दिया था, 4 दिन का टाइम दिया था मैंने। ये मैंने इसलिए उसको टाइम दिया क्योंकि इसकी रिवीजन चाहिए होती है एक बार ना। तो मैंने साइमल्टेनियसली फिजियोलॉजी को आराम से पढ़ा और उसको समझा, क्योंकि आप हमारा अगर बेस ठीक हो जाता है ना तो सही है, समझती है चीज़ें। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ OBGY ऑप्शन गायनी जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस बार भी हमारे जो क्वेश्चंस आए थे वो लगभग 29 to 30 क्वेश्चंस तो थे ही थे। देवर मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं बोलूँगी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर नेक्स्ट टाइम एग्जाम होगा तो हो सकता है कि OBGY के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आए, बिकॉज इस बार जो थे क्वेश्चन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन थे जिसमें दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन थे, बट कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे। तो पर आए थे ऑप्शन गायनी के 29 to 30 क्वेश्चन वर देयर। ओके, और उसके बाद साइमल्टेनियसली 7 to 10 मैंने फिजियोलॉजी दिया। छोटा सब्जेक्ट है बट येस वे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर 7, 8 and 9 जैसे कि मैंने बोला कि बड़ा सब्जेक्ट है तो इट नीड्स अ रिवीजन, मतलब एक प्रॉपर रिवीजन चाहिए उसके लिए। तो सुबह के टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग और आफ्टरनून के टाइम OBGY की रिवीजन करी। जो भी मैंने लेक्चर की वीडियोस देखी हैं, लेक्चर्स देखे हैं, उनकी रिवीजन करी, उनके नोट्स पढ़ना शुरू करा, प्लस उनकी LRR भी साथ में वॉच करी। ठीक है, क्योंकि LRR आप जितने भी बड़े सब्जेक्ट हैं, जितने भी डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं वहाँ से देख लो तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद इवनिंग टाइम में मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ना शुरू किया। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी के भी इस बार क्वेश्चन आए थे बहुत, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, बट या मतलब 13-14 क्वेश्चन थे इस बार ऑप्थेल्मोलॉजी के। इतना याद नहीं है बट हाँ इतने तो मेरे ख्याल से इतने थे। उसके बाद मेडिसिन भी जो है हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यार, पूरा हो ही नहीं पाता, कैसे भी आप करने की कोशिश करो। जो कर लेते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हो पाता स्टिल यू नीड टू गिव टाइम। मेडिसिन के लिए हमें टाइम देना होता है। तो मेडिसिन जो था मैंने मॉर्निंग में मेडिसिन पढ़ना शुरू किया, प्लस ENT भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक मीडियम टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैं बोलूँगी, क्योंकि इसमें क्या है ना कि अगर आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अच्छे से तो आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को। ENT मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने आफ्टरनून में ENT पढ़ना शुरू किया था। और इवनिंग के टाइम मैंने ना इवनिंग के टाइम में आई स्टार्टेड स्टडिंग एनाटॉमी। मतलब हमको फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं एनाटॉमी। और हम लोग फर्स्ट ईयर में तो यार कौन ही पढ़ता है, मतलब बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये फर्स्ट ईयर में पढ़ना शुरू करते हैं। और स्पेशली जब आप एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो तब तो एनाटॉमी जो था बहुत लोगों की एंड टाइम पर ना कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए स्टार्टिंग में ही वो सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है एनाटॉमी, चीज़ें समझनी पड़ती है एनाटॉमी में। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे मैंने एनाटॉमी पढ़ना शुरू किया था इवनिंग के टाइम में। और उसके साथ साइमल्टेनियसली मैंने उसकी LRR वॉच करना शुरू करी थी। मतलब अगर आप एक LRR 4 घंटे की भी है तो आपको अगर 7 to 10 पढ़ना है तो उसमें 2 घंटे आप अपना एनाटॉमी का लेक्चर देखो, कोई भी अच्छा सा लेक्चर देखो, और उसके बाद फिर उसका LRR का टाइम डिवाइड कर लो। 2 से 2.5 घंटे भी अगर आप एक लेक्चर देख रहे हो प्लस हाफ आवर भी दे रहे हो तो भी आपका 2 घंटे का जो LRR होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा एनाटॉमी का। ऐसा आप टाइम डिवाइड कर सकते हो। तो एक चीज़ को लेके नहीं बैठ रहे हम, मतलब मैं बैठी नहीं थी उस चीज़ को लेकर कि हाँ अब इसी में ही दिमाग मारना पड़ेगा, 4 घंटे की या 2 घंटे की LRR है तो वो देखनी ही पड़ेगी। नहीं, मैंने ना टाइम पीरियड को डिवाइड कर लिया था, ऐसे तो मैं बोर नहीं हो रही थी उस चीज़ को लेकर। और साथ साथ ना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूरोलॉजी पढ़ रही हूँ और मैं न्यूरोलॉजी पढ़ी 2-2.5 घंटे के लिए और उसके बाद मेरा भी मूड नहीं है लेक्चर देखने का, तो मैंने वहाँ पे 2.5 घंटे के बाद वो रोक दिया और सेम टाइम मैंने LRR वॉच करी। तो हो सकता है कि दूसरा टीचर, अगर आप किसी दूसरे टीचर की LRR देख रहे हो तो उसके समझाने का तरीका अलग हो, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चीज़ समझ में आ जाती है। ओके,
दैन उसके बाद जो मैंने ENT पढ़ी थी उसके बाद रिवीजन करी 14 और 15 को, उसकी रिवीजन करी प्लस उसका LRR भी वॉच किया, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार उसका लेक्चर देख लो तो आपको रिवीजन करना इज़ मस्ट, और उसके बाद LRR आपको तुरंत समझ में आएगी, क्योंकि ये थर्ड टाइम होगा आपको, जो सब्जेक्ट को आप थर्ड टाइम कर रहे हो अगर आप LRR वॉच कर रहे हो साथ साथ में, राइट। तो उसके बाद फिर शाम के टाइम जो ऑप्थेल्मोलॉजी पहला पढ़ा था उसकी रिवीजन प्लस LRR देखी थी। फिर 16, 17, 18 बड़ा सब्जेक्ट है सर्जरी। इस बार बहुत क्वेश्चन आए थे सर्जरी के, मतलब, और सर्जरी तो जो इस बार आई थी मतलब एकदम ऐसा हो गया था आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस जो थे हमको, ऐसा था कि दिमाग लगाओ कि अगर आप वहाँ पे खड़े हो और आपके पास अगर ऐसा वो आता है, ऐसी कंडीशन आती है तो अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करो। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आए थे इस बार सर्जरी के, तो हमको ऐसा लगा कि यार ये हमने पढ़ा नहीं है, बट येस हमारे बेसिक्स क्लियर थे तो हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए थे सर्जरी में। तो सर्जरी इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे 4 दिन मैंने सर्जरी पढ़ी थी, मॉर्निंग आफ्टरनून में, ओके। और इवनिंग के टाइम में साइकेट्री बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, बट या वे मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस भी साइकेट्री के ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि आप पढ़ो, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपने जो भी अपनी नॉलेज गेन करी है, और उसके बाद ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ऐसा। तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं थे जो साइकेट्री के क्वेश्चन आए थे, थोड़े दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद साइमल्टेनियसली उसके LRR देखी। फिजियोलॉजी जो हमने पहला पढ़ा था साथ में ही मैंने रिवाइज करने की सोच ली थी 18 और 19 को फिजियोलॉजी, ओके। फ्रॉम 21, 22, 22 एंड 23 पीडिया इज़ एक मीडियम टाइप ऑफ सब्जेक्ट है, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट जो रहे हैं वो ऑप्शन गाइनी है और पीडिया है। अगर मैं एक बड़े सब्जेक्ट की बात करूँ दैट इज़ ऑप्शन गाइनी। सर्जरी भी मेरे को अच्छा लगता है। और दूसरा जो अगर मीडियम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें पीडिया एंड पैथोलॉजी मेरा फेवरेट रहा है। और उसके बाद फिर अगर स्मॉल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो स्मॉल सब्जेक्ट में एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया, बायोकेम एंड ये 2 सब्जेक्ट मेरे को अच्छे लगे थे छोटे सब्जेक्ट में। ऑर्थो भी अच्छा लगता था मेरे को। ENT भी मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब ENT तो मेरा फेवरेट है, एक काइंड ऑफ फेवरेट ENT। तो ये सब्जेक्ट। नेक्स्ट रिवीजन, जो प्रॉपर जो हमने 4 दिन का टाइम दिया था ना सर्जरी को, उसको 4 दिन की रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए थी। जैसे कि मैंने बोला कि क्वेश्चन जो आते हैं ना सर्जरी में वो हमको नहीं एक्सपेक्टेड होते कि कैसा आएगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड लिया जाए। जैसे इस बार अगर मैं ये बोलूँ कि 33-35 क्वेश्चन आए थे सर्जरी के, तो उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गए थे हमको कि या हमने ये पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आ गए। बट हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको वो 10 क्वेश्चन आएंगे, कभी कभार ऐसे होता है 20 क्वेश्चन भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे। बट कभी ना कभी कोई ना कोई सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने कभी नहीं देखे हो, ठीक है। तो हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना, और स्पेशली बड़े सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोप होता है नई चीज़ें देने का, ओके। तो यहाँ पे सर्जरी में 4 दिन की प्रॉपर रिवीजन दी थी। उसके बाद 24, 25, 26 एंड 27 PSM भी बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लाइक लिटरली दिस 4 and 5 सब्जेक्ट्स आर वे मोर इम्पॉर्टेंट। और अगर आप ये अच्छे से करके जाते हो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बोल रही हूँ छोटे सब्जेक्ट जो होते हैं आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मतलब वो आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। बट अगर आप ये OBGY, सर्जरी, PSM एंड मेडिसिन अगर आप ये अच्छे से कर जाते हो तो आप लिटरली बहुत ज़्यादा क्लोज हो अपने डेस्टिनी के उस 150 स्कोर को क्रॉस करने के, ओके। दैन PSM ये मैंने 4 दिन यहाँ पे पढ़ा था, और साइमल्टेनियसली इसके शाम के टाइम में मैंने PSM की रिवीजन करी थी। मेरे को नहीं चाहिए था बीच में कोई सब्जेक्ट है, बिकॉज PSM इज़ ऑल अबाउट रट्टा। तो आपको रट्टा मारना है, समझना है। और PSM में ज़्यादा चीज़ें ना रटने वाली, कौन सी वैक्सीन किस टाइम लगानी होती है और कौन से प्रोग्राम है, तो ये सारी रटने वाली चीज़ें हैं। तो साथ में ही मैंने रिवाइज करना शुरू कर दिया था इसको। दैन 28, 29, 30 बायोकेम। और बायोकेम में मैंने जैना बोरा मैम की मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, इससे पहले वाली वीडियो में, कि जैना बोरा मैम की मेरे को जो BTR थी वो बहुत हेल्पफुल रही है बायोकेमिस्ट्री में। और लिटरली सेम क्वेश्चन जो उन्होंने बताए हैं ना, जो उनके मुँह से चीज़ें निकली है BTR में, वो क्वेश्चन वो इस बार पेपर में आया था। तो अगर आप बायोकेम के लेक्चर वॉच आउट करो, और उसके बाद मस्ट टू BTR है बायोकेम का, ठीक है, जो कि मैम का आई थिंक 3 घंटे का BTR है मैम का। उसमें से अगर आप 2 और 2.5 का भी देखते जाते हो ना, 2 and 2.5 BTR जो आप देखते जा रहे हो आर का, दैट इज़ मोर देन इनफ, ओके। जो लास्ट वाला पोर्शन है वो मैंने नहीं देखा था, वो मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री थी, तो वो मैंने छोड़ी थी। बट उससे पहले वाली जो उनका BTR था वो मैंने 3 बार देखा था, और वो इतना हेल्पफुल रहा। उसने मेरे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दिया। मतलब कितनी सारी साइकिल होती है राइट बायोकेमिस्ट्री में। हमको जब भी हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो वही फियर आउट होता है कि यार ये TCA साइकिल और ये क्रेब्स साइकिल और
ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इतनी सारी साइकिल कैसे पढ़ेंगे हम लोग। तो मतलब उन्होंने पूरा एक फ्लो चार्ट है जैनेबोरा मैम का, अगर आप उनकी BTR में देखोगे, और उस फ्लो चार्ट में ही उन्होंने सारी साइकिल कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है वो आपको अच्छी तरीके से समझाई है। और वो इतनी सारी साइकिल एक चार्ट पे, एक फ्लो चार्ट में आपको तभी समझ में आएगी जब आप उसको 2-3 बार देखोगे। ओके, एंड देन उसके बाद मैंने FMT और रेडियो की रिविज़न करी है। तो इस तरीके से मैंने अपना मतलब पूरा जो सब्जेक्ट्स थे वो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए थे टिल 30 अप्रैल। ओके, तो मेरे को 1.5 मंथ लगा था ये सब कुछ करने में। और जब मैंने इतना कर लिया तब मेरे को कॉन्फिडेंस आया दैट येस, अब मेरे को सिर्फ जो मेरा मई है, मई में मेरे को रिवाइज़ करना है, LRR देखनी है, और जो मेरा जून बचेगा मैंने सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगी। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो और अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बिकॉज थ्योरी नहीं आने वाली है आपके एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको प्रैक्टिस करते रहो। जब भी आपको टाइम मिले आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं टेलीग्राम पे जो कि जिनके सीरीज़ होती है, टेस्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, तो मैंने भी एक ज्वाइन किया हुआ था जो कि रोज़ शाम 9 o'clock से उनका एक एग्ज़ाम होता था, और सिर्फ 30 to 40 क्वेश्चन वो डालते थे, ठीक है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो उसमें जितना टाइम मुझे लग रहा है, एक होता है ना कि मुझे टाइम का भी प्रैक्टिस हो गया, बिकॉज अभी जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो अभी इस बार न्यू पैटर्न आया था उसमें हमको 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स ही मिल रहे थे, 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मिनट्स ही मिल रहे थे। तो वो भी चीज़ प्रैक्टिस हो जाती है, और दूसरा वही क्वेश्चंस आपको ना दिमाग में रट जाते हैं। अगर आप बार बार उनको प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आप अपने एग्ज़ाम में गलत कर ही नहीं सकते हो। मैंने जो इस बार मैंने ये चीज़ देखी थी कि जो भी मैं क्वेश्चंस उन टेस्ट सीरीज़ में कर रही थी उसमें से 4-5 क्वेश्चंस तो लाइक ऐसे थे कि जो पेपर में आए और मैंने डायरेक्टली एक लाइन पढ़ी और मैंने क्वेश्चन लगाया इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा आपके अगर उससे 3-4 क्वेश्चन भी पेपर में सॉल्व होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, क्योंकि FMG जैसे एग्ज़ाम में 1 मार्क्स आपका ना आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करवा सकता है। अगर आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं तो दैट इज़ इनफ। मतलब मैं ऐसे बोलूँगी कि आपको कोई मार्क्स नहीं पूछने वाला इस एग्ज़ाम के बाद। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड मैं सारे लिंक्स जो है LRR की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, डू वॉच दैम। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहिए अपने साथ साथ। प्रीवियस ईयर FMG के 10 ईयर क्वेश्चन मस्ट टू डू, एंड नीट PG के क्वेश्चंस भी करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली 5 ईयर्स के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन माय नेक्स्ट।